हे गाइस, मेरा नाम आनंद है और आप देख रहे हैं कोड इट अप। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं पाइथन सीएस क्लास 12 के सैंपल पेपर को सॉल्व, जो है 2023-24 का सैंपल पेपर। और ये जो है वो सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर है, जिसे हम वन बाय वन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो बिफोर मूविंग फर्दर आई जस्ट वांट टू टेल यू कि मेरी एक बुक आई हुई है, एंड दैट बुक इज सीबीएसई सीएस पाइथन क्लास 12, जिसमें माइस्क्यूएल, पाइथन और नेटवर्किंग, ये तीनों ही मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली एज पर सीबीएसई सीएस पाइथन क्लास 12 के सिलेबस के हिसाब से डिजाइन की गई है। और ये बुक मैंने लिखी है, सो आई विल टेल यू कि प्लीज ये जो है वो आप जरूर खरीदें। और ये बहुत सारे स्टोर्स में ऑनलाइन अवेलेबल है, चाहे वो अमेजन हो, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, चाहे वो नोशन प्रेस की वेबसाइट हो, और इवन हमारे कोडिटअप की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। और कोडिटअप की वेबसाइट में जाके आपको यहाँ पे करना पड़ेगा बाय बुक, और उसके बाद आप बुक खरीद सकते हैं। तो मतलब आप कहीं से भी खरीद सकते हैं। ये बुक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव बुक है। बिलीव मी, वंस यू विल गेट इट, आपको रिग्रेट नहीं होगा इसके लिए। और डेफिनेटली ये बिल्कुल मतलब इस बुक को लेने के बाद ना आपको नोट्स बनाने की जरूरत पड़ेगी, ना आपको एमसीक्यूज के लिए या सॉल्व क्वेश्चंस के लिए या प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए कोई और बुक लेने की जरूरत पड़ेगी। इट इज कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट। मतलब जितना शॉर्ट एंड क्रिस्प में बना सकता था और जितना इंफॉर्मेटिव वीडियो मतलब इंफॉर्मेटिव मैसेजेस के साथ कंटेंट के साथ डाल सकता था, सारी चीजें मैंने डाली हुई है। समरीज हैं इसमें, प्रैक्टिस क्वेश्चन से, फिल इन द ब्लैंक्स, एवरीथिंग इज देयर। प्लीज गिव इट अ लुक एंड यू कैन बाय फ्रॉम एनी ऑफ दीज सोर्सेस। और लिंक्स मैं जो है वो दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो प्लीज इसको जरूर बाय कीजिए। थैंक्स फॉर कंसिडरिंग माय रिक्वेस्ट। तो अगर हम सीबीएसई के सैंपल पेपर की बात करें तो टोटल जो आपको बिल्कुल देखिए, एग्जाम में भी क्वेश्चंस आपको बिल्कुल ऐसे ही आने वाले हैं, ठीक है। और ये 2023-24 का सैंपल है, क्वेश्चन पेपर है, सैंपल क्वेश्चन पेपर कंप्यूटर साइंस का। कोड है 083। 3 घंटे की पेपर होगी, 70 मार्क्स का पेपर होगा। और इसमें जो है वो टोटल 5 सेक्शंस में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी और सेक्शन ई। और सेक्शन ए में 18 क्वेश्चन है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम करने वाले हैं इस सेक्शन ए के 18 क्वेश्चन को। अगली वीडियोस में हम करेंगे सेक्शन बी को, अगली में सी को। मतलब इसमें हम क्या कर दिए हैं इस बार मैंने जो है वो ये किया है कि आपको हर टॉपिक को प्रॉपर्ली समझाऊं, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी मार्किंग स्कीम भी है। इसका सॉल्यूशन भी आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा सीबीएसई का। ये सैंपल पेपर भी मैं आपको दे दूंगा हमारे डिस्क्रिप्शन में, यानी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप देख सकते हैं। उसका सॉल्यूशन भी दे दूंगा। लेकिन सॉल्यूशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना था कि इसके बेस पर अगर कोई क्वेश्चन है तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये जानना ज्यादा जरूरी है। तो हम इस वीडियो में पार्टिकुलरली जो क्या करने वाले हैं, सेक्शन ए को समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सेक्शन ए में जो है वो टोटल 18 क्वेश्चन मिलेंगे, और ये या तो एमसीक्यू बेस्ड होंगे, या तो जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, ठीक है, या आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स, या आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस भी होंगे, ठीक है। तो इन सारे क्वेश्चन से मिला के, और सारे क्वेश्चन जो होंगे वो 1 नंबर के होंगे, ठीक है, यानी क्वेश्चन 1 से लेके 18 तक। तो टोटल कितने होंगे, 18 मार्क्स। यानी आपका सेक्शन ए जो है वो कंप्लीट 18 मार्क्स का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, बिल्कुल सैंपल पेपर से ही मैंने यहाँ पे लेके क्वेश्चन आ गया हूँ, कोई चेंजेस नहीं करिए। तो एज सीबीएसई का जो आपका सैंपल पेपर है बिल्कुल वही है, और वही हम सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है, ये बताइए कि जो स्टेटमेंट है वो या तो ट्रू है या तो फॉल्स है, बताइए। कहता है क्या स्टेटमेंट, क्या, ध्यान से देखिएगा। इन अ पाइथन प्रोग्राम, यानी किसी एक पाइथन प्रोग्राम में, इफ अ ब्रेक स्टेटमेंट इज गिवन, यानी कि अगर कोई एक ब्रेक स्टेटमेंट दिया गया है इन अ नेस्टेड लूप में, ठीक है, इट टर्मिनेट्स द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल लूप्स इन वन गो। तो नेस्टेड लूप का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने यहां कहा, मान लीजिए फॉर आई इन रेंज, और मैंने यहां कहा 3, ठीक है, और फिर इसके अंदर मैं आया फॉर जे इन रेंज 3। तो ये एक तरह से एग्जाम्पल हो गया किसका, नेस्टेड लूप का। क्यों, क्योंकि एक लूप के अंदर जब दूसरा लूप होता है उसको नेस्टेड लूप कहते हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए कोई भी स्टेटमेंट है और यहाँ पे एक ब्रेक स्टेटमेंट है। तो अब क्या कहता है क्वेश्चन कि एक पाइथन प्रोग्राम में अगर ब्रेक स्टेटमेंट जो है दिया गया है किसी नेस्टेड लूप में, तो ये टर्मिनेट कर देता है सारे के सारे लूप को। तो देखिए, ये ब्रेक स्टेटमेंट जो है वो इस फॉर लूप के साथ एसोसिएटेड है ना, तो ये सिर्फ इस फॉर जे लूप को क्या करेगा, टर्मिनेट करेगा, आई को टर्मिनेट नहीं कर सकता है। तो इस केस में क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो इसका जवाब क्या होगा, इट इज फॉल्स। दिस स्टेटमेंट इज व्हाट, फॉल्स। हाँ, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, यही ब्रेक स्टेटमेंट अगर यहां होता, यानी कि वो अगर फॉर आई का पार्ट होता, तो फॉर आई का पार्ट होने में क्या होता,
ये बिल्कुल पूरे के पूरे जो है आपके लूप को टर्मिनेट कर देता है। ये होता है हमारा पेरेंट लूप। यानी कि अगर सिंपली बोले कि अगर पेरेंट लूप में जो है पेरेंट लूप का पार्ट है ब्रेक स्टेटमेंट, तो पूरा लूप टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन चाइल्ड लूप का पार्ट है, तो चाइल्ड लूप मतलब इसको हम लोग कहते हैं चाइल्ड लूप। अगर चाइल्ड लूप का पार्ट है तो सिर्फ चाइल्ड लूप जो होता है वो क्या होता है, टर्मिनेट होता है। ये है आपका पूरा एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। तो ये इस केस में फॉल्स है, क्योंकि अगर यहां पे है तो सब लूप को थोड़ी टर्मिनेट करेगा, वो सिर्फ जे को टर्मिनेट करेगा, आई फिर से चलेगा। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2? इन अ टेबल MySQL डेटाबेस एन एट्रीब्यूट ए ऑफ डेटा टाइप varchar 20, यानी एट्रीब्यूट ए है, मतलब कॉलम का नाम ए है और उसका जो है साइज मतलब डेटा टाइप 20 varchar है और साइज 20 है, यानी ये MySQL क्वेश्चन हो गया है ना। एंड वैल्यू इज केशव, और इसमें जो वैल्यू स्टोर किया है उन्होंने क्या किया है, केशव को स्टोर किया है, KESHAV को स्टोर किया है। नाउ द एट्रीब्यूट बी, यानी एक एट्रीब्यूट बी है और उसका जो टाइप है वो डेटा टाइप क्या है, कैर 20 है, CHER कैर, और उसका 20 है। हैज वैल्यू मीनाक्षी, उसमें वैल्यू जो है वो क्या है, मीनाक्षी है, MEENAKSHI मीनाक्षी है। ठीक है, कहता है हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर ऑक्यूपाइड बाय एट्रीब्यूट ए एंड एट्रीब्यूट बी, यानी कि ए जो है वो varchar टाइप का है, बी जो है वो कैर टाइप का है। अब इसका भी सॉल्यूशन जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि varchar मतलब वेरिएबल कैरेक्टर और कैर मतलब कांस्टेंट कैरेक्टर। तो वेरिएबल कैरेक्टर का मतलब क्या हुआ कि अगर इसकी साइज 20 है और आपने इसमें 20 से कम डाला तो जो बच जाता है उसको ये क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं। यानी कि आपने इसमें केशव डाला तो केशव कितना है, 1 2 3 4 5 और 6, यानी ये सिर्फ 6 बाइट्स की मेमोरी, यानी कि 6 बाइट्स की मेमोरी को क्या करेगा, ऑक्युपाई करेगा। ठीक है, बाकी को रिलीज कर देगा। जबकि कैर क्या कहता है, भैया आप मुझे कितना भी दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 दिया, लेकिन 9 तो होगा ही होगा जो 9 है, प्लस बाकी सब में यानी 11 में वो ब्लैंक स्पेसेस भर देगा। ठीक है, ये रूल होता है। तो जब टोटल भर देगा तो टोटल 20 बाइट्स लेगा ये। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यही ए varchar है तो जितनी जरूरत है उतनी लेगा, बाकी को रिलीज कर देता है। लेकिन अगर ये कैर है तो जितना साइज है, भले उसमें आप चाहे कितना भी छोटा डेटा डालें वो पूरा लेगा। तो 6 और 20। तो हाउ, यहां ध्यान देखिएगा, हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर ऑक्यूपाइड बाय एट्रीब्यूट ए, तो पहले एट्रीब्यूट ए है तो एट्रीब्यूट ए जो है वो कितना ले रहा है, 6 ले रहा है, ये रहा 6। और फिर जो है एट्रीब्यूट बी जो है वो कितना ले रहा है, 20 ले रहा है, तो ये रहा 20। सो बी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। ये कहता है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब ये प्रिंट है और ये है पूरा मैथमेटिकल स्टेटमेंट। देखिए अब इसमें अगर आप बात कीजिए कि जो प्रेसिडेंस होता है, देखिए प्रेसिडेंस को जानना पड़ेगा, प्रेसिडेंस क्या होता है। तो इसमें जो ऑपरेटर्स मौजूद है उसमें सबसे बड़ा प्रेसिडेंस किसका है, एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर है। दिस इज कॉल्ड व्हाट, एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर। सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस इसी का है। अब उसके बाद क्या है, तो डिवाइड बाई होगा, उसके बाद क्या होगा, तो प्लस होगा, और उस माइनस एक साथ, दोनों का प्रेसिडेंस सेम होता है। ठीक है, तो एक्सपोनेंशिएशन में क्या आ रहा है, देखिए सॉल्व करते हैं। तो 3 माइनस 2, मैं एक बार लिख लेता हूं, एक्सपोनेंशिएशन 2 और एक्सपोनेंशिएशन 3 प्लस 99 अपॉन 11। अब देखिए दो एक्सपोनेंशिएशन साथ में है ना बच्चा, एक यहां से यहां तक है और एक यहां से यहां तक है। तो जब दो एक्सपोनेंशिएशन साथ होते हैं तो एसोसिएटिविटी जो होती है वो राइट टू लेफ्ट हो जाती है। यानी पहले इसका काम होगा 2 टू द पावर 3 का, तो जब आप करेंगे 2 टू द पावर 3 तो इसका मतलब क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यानी इसकी वैल्यू हो गई 8। और ये 2 एक्सपोनेंशिएशन ऐसे ही रह जाएगा, ये है 3 माइनस, ये हो गया प्लस 99 अपॉन 11। अब फिर 2 का पावर 8, यानी 2 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इन सबको आपस में 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, यही ना। अब देखिए क्या होगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 16 32 64 128, और 128 का मल्टीप्लाई बाई 2 256, तो ये हो गया 3 माइनस 256 प्लस 99 अपॉन 11। अब क्या क्या बच गया, माइनस बच गया, प्लस बच गया और डिवीजन बच गया। तो पहले डिवीजन, क्योंकि डिवीजन के प्रेसिडेंस क्या है, ज्यादा है ना। यहाँ देखिए तो 99 अपॉन 11 इट विल बी व्हाट, 9। ये हो जाएगा 3 माइनस 256 प्लस 9, राइट। अब माइनस और प्लस है, तो देखिए माइनस और प्लस दोनों का प्रेसिडेंस जो होता है वो क्या होता है, सेम होता है। इसीलिए इसमें एसोसिएटिविटी जो होती है वो होती है लेफ्ट टू राइट, यानी कि लेफ्ट टू राइट जाते वक्त जो है जो पहले मिल जाए, तो पहले कौन मिला 3 और उसके बाद मिला, पहले माइनस मिला ना, तो 3 और माइनस 256, ये दोनों का कैलकुलेशन होगा।
तो इसमें वैल्यू कितनी हो जाएगी -253 और ये हो गया +9। अब इन दोनों को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा -244। तो 244 है इसमें, बिल्कुल है। तो देखिए अब एक चीज और समझिए, यहां जब हम डिवाइड करेंगे ना, तो जब भी हम, ये बहुत अच्छा चीज है, अगर हमने 4 डिवाइड बाई 2 किया, ऐसा क्वेश्चन पूछा भी हुआ है एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है कि 4 डिवाइड बाई 2 का क्या आंसर होगा। तो बहुत लोगों ने 2 लगा दिया था, 2 आंसर नहीं, इसका जवाब होगा 2.0। याद रखिएगा, क्यों? क्योंकि डिवीजन जो होता है वो पाइथन जो है वो डिवीजन को हमेशा डेसिमल में टर्न करता है। तो यहाँ जैसे ही 9.0 होगा तो सारे आंसर्स अपने आप किसमें आने लगेंगे, आपके 0 में आने लगेंगे, 0.0 में आने लगेंगे। तो सी विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, सेलेक्ट द करेक्ट आउटपुट। s इक्वल टू पाइथन इज फन और l इक्वल टू s डॉट स्प्लिट। अब आपको स्प्लिट फंक्शन का काम पता होना चाहिए कि स्प्लिट फंक्शन एग्जैक्टली क्या करता है। तो देखिए l में क्या होगा, एक लिस्ट बनेगी और लिस्ट का एलिमेंट जो होगा, स्प्लिट फंक्शन क्या करता है, दिए गए सेंटेंस को वर्ड बाय वर्ड जो है, यानी जहां जहां उसे स्पेस मिलेगा वो उसको एक वैल्यू बना देगा। यानी इसमें क्या आएगा, पाइथन, फिर दूसरा एलिमेंट जो होगा वो क्या आएगा, इज, फिर जो तीसरा एलिमेंट है उसमें आएगा क्या, फन। तो मतलब ये वर्ड बाय वर्ड कर देता है, जहां जहां स्पेस मिलेगा वहां वहां उसे एक वर्ड मान लेगा, वो एक लिस्ट का एलिमेंट मान लेगा। तो L का 0 क्या हो गया, पाइथन, L का 1 क्या हो गया, इज, और L का 2 क्या हो गया, फन। अगर हम इंडेक्सिंग की बात करें तो यही होगा। अब कहता है एक नया क्या बना रहा है, इट इज गोइंग टू क्रिएट अ न्यू स्ट्रिंग डैश डॉट ज्वाइन L का 0 डॉट अपर। यानी कि इसको डैश के साथ ज्वाइन कर देना है किसको, L के 0 डॉट अपर को, फिर L के 1 को, और फिर L के 2 डॉट कैपिटलाइज को। तो पहले देखिए इसको हम अगर सॉल्व करेंगे, L का व्हाट, 0 डॉट अपर, तो L का 0 डॉट अपर जब हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पाइथन, पूरा PYTHON, ठीक है। उसके बाद कहता है L का 1, तो L का 1 तो सिंपल ऐसे ही रह जाएगा, इज। उसके बाद कहता है L2 डॉट कैपिटलाइज, तो कैपिटलाइज में क्या होता है, देखिए अपर में क्या होता है, सारा कैरेक्टर कैपिटल हो जाता है, जबकि कैपिटलाइज में क्या होता है, सिर्फ फर्स्ट जो होता है, यानी फर्स्ट कैरेक्टर जो होता है वो कैपिटल हो जाता है, बाकी सब वैसे ही रह जाते हैं। अब अगर इस पैटर्न को आप मैच करते हैं कि इस पैटर्न को कहां मिला, ये पैटर्न कहां मिला है, इतना से ही आप जो है वो आंसर निकाल लेंगे, इतना से ही आप आंसर निकाल सकते हैं। देखिए और यहाँ पे डैश ज्वाइन है ना, यानी कि हर बार आपको क्या करना है, डैश तो देना ही देना है, यानी कि इन सबको डैश से ज्वाइन करना है आपस में। तो पाइथन इज फन, तो पाइथन यहाँ ठीक है, इज का आई कैपिटल हो गया, इज कैसे कैपिटल हो गया, नहीं चलेगा। पाइथन कैपिटल है, डैश ठीक है, इज IS इज, अंडर डैश फन FUN कैपिटल, बिल्कुल सही है। सो व्हाट विल बी द आंसर, B will be the right answer for question number 4. Let's move to the question number 5. In MySQL database, if a table alpha, यानी अल्फा नाम का एक टेबल है, ठीक है। देखिए एग्जाम में ना कभी भी ना जल्दीबाजी में काम नहीं कीजिएगा, क्योंकि CS का पेपर एक ऐसा पेपर है जिसमें बहुत टाइम होता है, सफिशिएंट टाइम होता है। व्हाट यू नीड टू डू, आपको सिर्फ क्वेश्चंस को समझना है। ऐसा कभी मत कीजिएगा जल्दीबाजी में क्वेश्चन पढ़ के गलत कर पाएंगे, कर दीजिए, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। तो अल्फा नाम का क्या कहता है, टेबल है, इसकी डिग्री 5 है। तो डिग्री का मतलब क्या होता है, डिग्री का मतलब होता है नंबर ऑफ कॉलम्स, है ना, वो क्या है, 5 है। और कार्डिनलिटी 3 है। कार्डिनलिटी 3 मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ रोज, तो कार्डिनलिटी क्या है इसमें, 3 है। अनदर टेबल बीटा, यानी कि एक दूसरा टेबल है, इसका नाम क्या है, बीटा है, ठीक है। और उसके पास डिग्री जो है वो 3 है, तो नंबर ऑफ कॉलम्स मतलब कितना हो गया, 3 है, डिग्री इक्वल टू 3। और कार्डिनलिटी क्या है, तो 5 है। तो व्हाट इज द कार्डिनलिटी, कार्डिनलिटी इज 5। तो चलिए ठीक है, सब क्या कहता है, व्हाट विल बी द डिग्री एंड कार्डिनलिटी ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब होता है अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा। यानी कि अगर 2 टेबल्स हैं तो उनको कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर आपको शो करना है तो उसमें क्रॉस का साइन हो जाता है, तो अल्फा क्रॉस बीटा। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने का जब बहुत आसान तरीका है कि अगर 2 टेबल दिया हुआ है और अगर आप निकालना चाहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो डिग्रीज को आपस में ऐड ऑन कर देते हैं, डिग्री को क्या करते हैं, आपस में ऐड कर देते हैं, और कार्डिनलिटी को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये याद कर लीजिएगा। यानी जब कभी भी हमें क्या निकालना होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना होता है, उस केस में हम जो डिग्री होती है उसको आपस में प्लस कर देते हैं, और जो कार्डिनलिटी होती है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 और 3 क्या हो गया, 8, और 5 3 5 क्या हो गया, 15। तो आंसर वुड बी व्हाट, कि 8 जो है वो क्या हो जाएगी, जो रिजल्टेंट टेबल होगा उसकी जो डिग्री हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी, और उसकी जो कार्डिनलिटी है वो क्या हो जाएगी, 15 हो जाएगी। एंड दैट्स इट।
तो देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, व्हाट विल बी द डिग्री, पहले डिग्री पूछ रहा है और फिर कार्डिनैलिटी पूछ रहा है। तो डिग्री इज 8 एंड कार्डिनैलिटी इज 15, so 8 and 15, B will be the right answer for question number 5. Now question number 6, Riya wants to transfer picture from her mobile phone to laptop, यानी ये उसका मोबाइल रहा और ये उसका लैपटॉप रहा, ठीक है। अब ये अपने मोबाइल से डेटा ट्रांसफर करना चाहती है अपने ही सिस्टम में, अपने ही सिस्टम से अपने ही सिस्टम में करना चाहती है। सी यूजेस ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी, और इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए जो आपस में इसने क्या यूज किया हुआ है, ब्लूटूथ की टेक्नोलॉजी को यूज किया गया है, ठीक है। विच टाइप ऑफ नेटवर्क विल बी फॉर्म्ड इन दिस केस, तो इस केस में कौन से टाइप का नेटवर्क जो है वो क्या किया जाएगा, फॉर्म किया जाएगा। ये सवाल आप पॉज करके खुद पहले जवाब दे दीजिए और फिर मुझे बताइएगा कि आपका सही था या नहीं था, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसमें जो बनेगा वो बनेगा पैन। पैन का मतलब होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, क्योंकि ये दोनों सिस्टम्स उसी के हैं, इसीलिए जो नेटवर्क क्रिएट हुआ वो क्या हुआ, पर्सनल एरिया नेटवर्क। लैन लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और वैन वाइड एरिया नेटवर्क। सो राइट आंसर इज ए पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, which of the following will delete key dash value pair for key equal to red from a dictionary D1। अब ये डिक्शनरी से क्वेश्चन आया कि अगर आप डिलीट करना चाहते हैं, if you want to delete what, की वैल्यू के पेयर को, और जहां पे की जो है वो क्या है, रेड है, तो इनमें से कौन सा जो है वो आप क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो देखिए D1 से हमें क्या कर देना है, डिलीट कर देना है, राइट। तो डिलीट करने के लिए जो हमारे पास की मतलब फंक्शन होता है वो होता है डेल फंक्शन, और फिर हम देते हैं क्या नाम, हम देते हैं उस डिक्शनरी का नाम, और फिर हम देते हैं उस की का नाम जिसे हम क्या करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं। सो डेल और स्पेस D1 और उसमें कौन सा रेड वाला हम क्या करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं। डेल डॉट नहीं होता है, डिलीट कुछ नहीं होता है, और D1 डॉट नहीं होता है, पहले होता है डेल। तो इससे आप पहचान सकते हैं कि डेल फंक्शन इज यूज्ड टू डिलीट द की वैल्यू पेयर। तो बी इज द राइट आंसर हियर एज वेल, 7th का भी। नाउ 8th का क्या कहते हैं, कंसीडर द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो एंड देन चूज द करेक्ट आउटपुट। आउटपुट बताना है, प्राइड इक्वल टू दिस, ठीक है। अब देखिए इसको आपको जो है इसको इंडेक्सेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि आप कोई गलती ना करें। देखो बच्चे, एग्जाम में कभी भी मैं बता रहा हूं ऐसा कुछ मत करना जिसमें हड़बड़ी का तुम्हारा मार्क्स कटे, क्योंकि अगर तुम्हारा मार्क्स कट रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी हड़बड़ी की वजह से कटेगा। बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं, क्योंकि सफिशिएंट टाइम होता है, ठीक है। G20 प्रेसिडेंसी, तो PRESID, ठीक है, DENCY, ठीक है। अब देखिए इंडेक्सिंग क्या हो गया, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। ये सब करिएगा एग्जाम में, क्योंकि गलती की संभावना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब क्या कहता है ये देखिए, ये किसका, ये कौन सा क्वेश्चन है, ये है आपको स्ट्रिंग स्लाइसिंग से रिलेटेड क्वेश्चन। किससे रिलेटेड, स्ट्रिंग स्लाइसिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। स्ट्रिंग स्लाइसिंग में अब क्या हो रहा है, देखिए -2 से स्टार्ट करना है ना, ये स्टार्ट पोजीशन होता है। तो देखिए अब ये क्या हो गया, -1 ये है और ये -2 है। -2 से स्टार्ट करके 2 तक जाना है, तो 2 तक नहीं जाएगा, उसके एक पहले तक जाएगा, मतलब यहां तक जाएगा। एक पहले मतलब इधर साइड से, क्योंकि अब देखिए ये हो गया स्टार्ट वैल्यू, तो -2 से स्टार्ट कर रहे हैं, 2 तक जाना है, तो 2 तो यहां है लेकिन 2 तक नहीं जाएंगे, 2 के एक पहले तक जाएंगे, यहां तक जाएंगे। और हर बार 2 से घटना है, तो 2 जब यहां है, 2 से घट के हम कहां आएंगे, 2 से घट के हम यहां आएंगे, फिर अगली बार 2 से घट के हम यहां जाएंगे, फिर अगली बार 2 से घट के हम यहां आएंगे, फिर अगली बार 2 से घट के हम यहां आएंगे, और फिर अगली बार 2 से घट के हम यहां पे आएंगे, और हमारा काम खत्म हो जाएगा। तो क्या निकलेगा, पहले क्या निकला C, तो चलिए C निकलेगा। फिर क्या निकला E, तो क्या निकलेगा E निकलेगा। फिर क्या निकला I, तो फिर क्या निकलेगा I निकलेगा। फिर E, तो E निकलेगा। फिर P, तो P निकलेगा, और P कैपिटल होगा, देखिए यहाँ पे P कैपिटल है, इसका भी ध्यान रखिएगा P। और फिर क्या निकलेगा, O निकलेगा। तो CEIEP। अब ये G20 है, O नहीं है, 0 है, तो G20, ये G20, तो मतलब ये रहा P0। दिस इज द राइट आंसर। सो 8th का भी बी काफी इस बार मतलब काफी बी जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है आंसर्स में, ठीक है। 9th क्वेश्चन में चलते हैं, क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड गिव एन एरर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द कोड। ये ट्यूपल का क्वेश्चन है, दिख रहा है ना, ट्यूपल का क्वेश्चन है। ट्यूपल से हमेशा एक ही क्वेश्चन आपको पूछता है, एक ही टाइप का क्वेश्चन बनता ही एग्जैक्टली इससे, कि ट्यूपल जो होते हैं वो इम्यूटेबल होते हैं। इम्यूटेबल का मतलब क्या हुआ कि इनकी वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इस कोड में कहीं भी आपको बस ये मिल जाए कि हाँ कुछ वैल्यूज को चेंज करने की कोशिश की जा रही है, वही लाइन गलत होगा। तो देखिए
आपने एक ट्यूपल बनाया, बिल्कुल सही बात है, आपने उसको प्रिंट कर दिया, सही है। आपने ट्यूपल के 3 की वैल्यू को, ट्यूपल की 0 1 2 3 यानी 50 50 प्लस 50 100 प्रिंट किया, कोई बात नहीं, ये भी ठीक है। प्रिंट किया आपने मैक्स ऑफ ट्यूपल, तो इस ट्यूपल में जो भी मैक्स वैल्यू होगी 80 वो प्रिंट हो जाएगी, ये भी ठीक है। लेकिन आपने ट्यूपल के 4 में 80 डाला, तो 0 1 2 3 4 यानी यहाँ पे जो है आप 80 डाल रहे हैं, भले यहाँ पहले से 80 है लेकिन फिर से उसको 80 से अपडेट करने की कोशिश तो कर रहे हैं ना, यानी कि आप जो है वो ट्यूपल की वैल्यू को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो दिस इज एरर। स्टेटमेंट 4 विल रेज एन एरर। क्यों? क्योंकि आप ट्यूपल को मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। सो डी विल बी द राइट आंसर इन दिस केस। तो ये था 9th क्वेश्चन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन। देखिए काफी बड़ा क्वेश्चन है ये, लेकिन देखिए ये जो है वो रैंडम मॉड्यूल जो होता है उस रैंडम मॉड्यूल से रिलेटेड क्वेश्चन है। रैंडम मॉड्यूल और रैंडम फंक्शन एग्जैक्टली कहिए, रैंडम फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। और रैंडम फंक्शन क्या देता है? तो रैंडम वैल्यूज हमें देता है। इट गिव्स अस व्हाट? रैंडम वैल्यूज। रैंडम फंक्शन गिव्स अस रैंडम वैल्यूज। क्या होगा देखिए, इंपोर्ट रैंडम, रैंडम फंक्शन को यूज करना है तो रैंडम मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि रैंडम फंक्शन जो होता है वो रैंडम मॉड्यूल के अंदर है। कहता है माई नंबर इक्वल टू, अब यहां समझिए, यानी कि माई नंबर में जो आएगा वो क्या आएगा? माई नंबर में क्या आएगा? तो माई नंबर इक्वल टू, कहता है रैंडम डॉट रैंड इंट। अब रैंड इंट एक फंक्शन है। रैंड इंट क्या करता है? रैंडम इंटीजर्स देता है 0 से लेके 3 के बीच में, यानी कि इसमें 0 भी आ सकता है, इसमें 1 भी आ सकता है, इसमें 2 भी आ सकता है, इसमें 3 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो हमको सबके लिए प्रोबेबिलिटी लेके चलना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। अब आइए आगे क्या कहता है। आगे ये कहता है कि मैं इसको मिटाऊंगा क्योंकि फिर सफाई रहेगी तो अच्छे से समझाने में बनेगा, है ना। आगे ये कहता है कि कलर इक्वल टू येलो व्हाइट ब्लैक एंड रेड, यानी कि कलर नाम का जो है वो क्या बनाया? एक लिस्ट बनाया, जिसमें सबसे पहले क्या है? येलो है, ठीक है, ये 0 इंडेक्स में हो जाएगा, है ना। उसके बाद क्या है? व्हाइट है। अब देखिए सारे कैपिटल होंगे ना, लेकिन मैं चलिए अब लिख दिया तो कोई बात नहीं, 0 1। फिर क्या होगा? ब्लैक होगा, BLACK ब्लैक 2। और फिर क्या होगा? रेड होगा, रेड इज व्हाट? 3। और ये है हमारा इंटरनल अरेंजमेंट। ऐसे ही बनता है ना, इंडेक्सिंग बन गया, है ना। नाउ व्हाट, अब क्या होगा? तो अब कहता है फॉर आई इन रेंज। अब आई की वैल्यू को फिक्स करता है, आई की रेंज निकालते हैं। चलिए कहता है 1 से लेके, तो 1 से लेके कहां? माई नंबर तक। तो माई नंबर में अगर 0 होगा तो 1 से लेके 0 तक जाएगा क्या? कभी नहीं, नहीं जाएगा ना, बिल्कुल नहीं जाएगा। फिर कहता है कि अब 1 से लेके, मान लीजिए माई नंबर में 1 आया है, तो 1 से लेके 1 तक भी जाएगा क्या? नहीं जाएगा। नेक्स्ट क्या कहता है? 1 से लेके 2 तक, तो हाँ ये एक बार चलेगा, 1 टाइम चलेगा, यानी आई जब 1 होगा तो चलेगा। और वैसे ही 1 से लेके अगर हम कहें 3 तक, तो यानी ये 1 के लिए चलेगा और 2 के लिए चलेगा। यही होता है ना, फर्स्ट वैल्यू से लेके और जो लास्ट वैल्यू आप देते हैं उससे कम तक चलता है। तो 1 से लेके 2 तक मतलब 1 तक चलेगा, और 1 से लेके 3 तक मतलब 1 के लिए चलेगा और 2 के लिए चलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब देखिए अगर कलर का आई प्रिंट हो रहा है, तो अगर ये केस है तो आई में कितना आ रहा है? यही है ना, 1। या तो आई में 1 आएगा, या तो आई में 1 या 2 आएगा, यानी आई में या तो 1 होगा या तो 2 होगा। तो आई में जब 1 और 2 होगा, और जब हम कलर के आई को प्रिंट करेंगे, इसका मतलब हम क्या प्रिंट करेंगे? कलर के या तो 1 को प्रिंट करेंगे, कलर के या तो क्या करेंगे? 2 को प्रिंट करेंगे। इसके अलावा और कुछ प्रिंट कर सकते हैं क्या? कलर के आई को प्रिंट करेंगे। तो जब कलर, मान लीजिए आई 1 है, तो हम क्या प्रिंट कर रहे हैं? कलर का 1। तो कलर का 1 प्रिंट करना मतलब व्हाइट प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है, या हम ब्लैक प्रिंट कर सकते हैं जब 2 हो, तो यही दोनों चीजें प्रिंट कर सकते हैं ना, क्योंकि कलर का 1 या कलर का 2। ऐसा इसलिए क्योंकि आई की वैल्यू जो है वो या तो 1 आ रही है या तो 2 आ रही है, 1 और 2 में से 2 बार। अब जब एक बार चलेगा तो व्हाइट प्रिंट होगा, जब 2 बार चलेगा तो क्या प्रिंट होगा? कलर का आई। तो आई में अगर 1 है तो व्हाइट प्रिंट होगा, आई में अगर 2 है तो कलर का क्या प्रिंट होगा? व्हाइट। 2 का मतलब क्या हुआ? ब्लैक, ये वाला प्रिंट होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब हम जब इस तरह के क्वेश्चन को बनाते हैं तो प्रोबेबिलिटीज बहुत हो जाती हैं। तो हम जिस रूल को यूज करते हैं वो होता है एक्सक्लूजन टेक्निक। एक्सक्लूजन टेक्निक का मतलब क्या हुआ कि हम जो नहीं हो सकता है वो हटा देते हैं। तो अब एक बात बताइए, व्हाइट और ब्लू के साथ कॉम्बिनेशन चलेगा, लेकिन रेड आ सकता है क्या? नहीं। तो ऑप्शन ए तो गलत हो गया, ये हो ही नहीं सकता है। व्हाइट और ब्लैक आ सकता है? हाँ आ सकता है। व्हाइट और ब्लैक आ सकता है? हाँ आ सकता है। येलो आ सकता है क्या? नहीं, मतलब ही नहीं बनता है, तो ये भी खत्म हो गया, ये भी नहीं आ सकता है। अब हमें ये देखना है कि बी आंसर होगा या सी आंसर होगा। अब यहां पे आपको ध्यान देना है, कभी कभी क्या होता है दोनों केसेस हो सकते हैं, दोनों आ सकते हैं आंसर।
लेकिन ध्यान दीजिए, अगर मैं कहूं कि 1 से लेके 2 तक चलो, मान लीजिए एक इंस्टेंस के लिए, तो आई में जो है वो पहली बार क्या होगा, 1 से शुरू होके कहां तक जाएगा, 2 तक जाएगा। तो जब जो है उस समय क्या होगा, या तो व्हाइट एक बार प्रिंट हुआ स्टार के साथ, क्योंकि इन इक्वल टू स्टार है, और अगली बार मान लीजिए जो है वो क्या हो गया, अगली बार आई जो है वो क्या हो गया, 2 हो गया। तो क्या ब्लैक आ सकता है क्या, वेदर ब्लैक कैन कम, यस ब्लैक कैन कम। क्यों, क्योंकि आई जब 1 है तो 1 जब होगा, मान लीजिए 1 था तो व्हाइट प्रिंट कर दिया, आई अगर जब 2 है तो ब्लैक प्रिंट कर दिया, बिल्कुल सही है। लेकिन 2 बार व्हाइट व्हाइट कैसे प्रिंट हो सकता है, 2 बार ब्लैक ब्लैक कैसे प्रिंट हो सकता है, क्योंकि जब आई जो है 1 होगा तो व्हाइट प्रिंट हो जाएगा, अगली बार लूप चल के जब 2 होगा तो क्या प्रिंट हो जाएगा, ब्लैक प्रिंट हो जाएगा ना। तो व्हाइट ब्लैक चल सकता था, व्हाइट व्हाइट नहीं चल सकता। सो बचता कौन सा है, बी ऑप्शन। सो दिस इज द वे टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। इसमें वो बस ये करना है कि 0 और 1 के इंडेक्स के कॉम्बिनेशन में आ सकता है। तो 0 और 1 के इंडेक्स के कॉम्बिनेशन में आने की वजह से रेड छट गया, येलो छट गया, तो ये खत्म, ये खत्म। और 2 बार व्हाइट या 2 बार ब्लैक नहीं आ सकता, तो ये भी खत्म। दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कहता है फिल इन द ब्लैंक्स, द मॉडेम एट द सेंडर्स कंप्यूटर एक्ट्स एज, यानी कि जो मॉडेम होता है वो सेंडर, देखिए एक कंप्यूटर और दूसरा कंप्यूटर, यहां पे भी मॉडेम होगा और यहां पे भी मॉडेम होगा। तो जो ये अगर सेंडर है और ये क्या है, मान लीजिए रिसीवर है, रिसीवर, ठीक है। तो सेंडर से जो होता है वो मॉड्यूलेशन होता है, क्या होता है, मॉड्यूलेशन। और रिसीवर एंड पे जो होता है वो होता है डीमॉड्यूलेशन। क्या होता है, डीमॉड्यूलेशन। तो अब इस क्वेश्चन में क्या पूछता है कि जो सेंडर का जो है, सेंडर के पास जो मॉडेम है वो कैसे एक्ट करता है, तो एक्ट एज अ व्हाट, मॉड्यूलेशन के लिए हम यूज करते हैं मॉड्यूलेटर का, और डीमॉड्यूलेशन के लिए यूज करते हैं डीमॉड्यूलेटर का। तो अभी फिलहाल क्या है, यहाँ पे सेंडर है तो इसलिए मॉड्यूलेटर हो गया, अगर रिसीवर होता तो क्या होता, डीमॉड्यूलेटर हो जाता, राइट। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। अब ये किसके, कौन सा क्वेश्चन है, ये फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन, दिस इज द फंक्शन रिलेटेड क्वेश्चन। कहता है बी में आपने 100 डाल दिया, तो ये ग्लोबल हो गया, क्योंकि कोई भी वेरिएबल जो या तो हम अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेन अंडरस्कोर अंडरस्कोर में डिफाइन करते हैं वो क्या होता है, या तो वो जो होता है वो क्या होता है, ग्लोबल वेरिएबल होता है, या टॉप में, यानी कि किसी भी फंक्शन का पार्ट नहीं होना चाहिए। चलिए अब डेफ से क्या करते हैं, फंक्शन स्टार्ट करते हैं। टेस्ट नाम का फंक्शन, एक नाम ए नाम का वेरिएबल आ रहा है, कोई भी आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे ब्लैंक दिया, ये कह रहा है मिसिंग स्टेटमेंट है, बी इक्वल टू बी प्लस से प्रिंट करना है टेस्ट से। चलिए अब क्या कहता है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। Which of the following statement should be given in the blank for missing statement if output produced is 110? यानी हमको फाइनल जो आउटपुट चाहिए वो क्या चाहिए, 110 चाहिए। तो अब हमें क्या डालना होगा, यहाँ पे कैसा स्टेटमेंट डालना होगा। तो चलिए प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन यहां से स्टार्ट होगा, क्योंकि फंक्शन तो एग्जीक्यूट नहीं होता है। बी में सबसे पहले 100 चला जाएगा, मतलब ये वाला लाइन एग्जीक्यूट होगा, सबसे पहले बी में कितना चला गया, 100 चला गया। उसके बाद ये फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा, यहां आएगा टेस्ट फंक्शन को कॉल किया है तो 10 को पास करते हैं, तो ये ऊपर गया तो क्या हुआ, ए में जो कितना आ गया, ए में आ गया 10, ठीक है। अब यहां पे कहता है कि क्या यहां पे डालें हम, कि जो है वो हमारा फाइनल आंसर जो है वो प्रिंट ए बी करें, या प्रिंट ए और बी कर रहा है, और लास्ट में जो है वो बी को भी प्रिंट कर रहा है। तो हमें फाइनल आंसर इफ द आउटपुट प्रोड्यूसेस 110। तो चलिए हम यहां कहते हैं कि यहां पे क्या हम स्टेटमेंट डालेंगे, ऐसा कौन सा स्टेटमेंट होगा। तो अब ग्लोबल सब में लगा हुआ है। ग्लोबल का मतलब क्या होता है ये समझिए, ग्लोबल का मतलब ये होता है कि जो ग्लोबल वेरिएबल है आपको उसी को यूज करना है। तो ग्लोबल वेरिएबल यहां पे सिर्फ एक है, वो है बी। ए जो है वो ग्लोबल नहीं है, वो लोकल है, याद रखिएगा। तो ग्लोबल ए ये हो ही नहीं सकता है, ग्लोबल ए ये हो ही नहीं सकता है। अब बचता है इसमें ग्लोबल बी इक्वल टू 100, ये भी नहीं हो सकता है, क्योंकि बी इक्वल टू 100 ऑलरेडी डिफाइंड है। हम जब ग्लोबल बी लिखेंगे, या इसका मतलब कि हम जो ग्लोबल वाले बी को यूज करना चाहते हैं, तो ग्लोबल वाले बी को यूज करने का मतलब हम इस बी को यूज करना चाहते हैं, हम कोई नया वेरिएबल नहीं बनाना चाहते, तो इसी वेरिएबल को यूज किया जाएगा। मतलब अब क्या होगा, अगली बार जब बी को, जब यहां पे आप लिख दीजिए क्या, ग्लोबल और व्हाट, ग्लोबल बी, तो अब बी नाम का कोई नया वेरिएबल नहीं बनेगा, बल्कि इसी 100 वाले को यूज किया जाएगा। तो बी इक्वल टू बी प्लस ए, तो जब हम स्टेटमेंट लिखेंगे बी इक्वल टू बी प्लस ए, तो बी में कितना है 100 और ए में कितना है 10, तो ये क्या हो गया 110 हो गया, और ये खुद बी में चला गया, तो बी खुद अपडेट हो गया, क्या हो गया 110।
प्रिंट ए और बी, तो ए को जब आप प्रिंट करेंगे तो 10 प्रिंट करेगा और बी को जब प्रिंट करेंगे तो 110 प्रिंट करेगा। ठीक है, ये यहां पे प्रिंट हो गया। अब फंक्शन जैसे ही खत्म होता है सीधे अपने कॉलिंग प्लेस पे आता है, यहां आया, आगे बढ़ा प्रिंट बी, तो जब प्रिंट बी करेगा तो बी में कितना आ चुका है 110, तो 110 प्रिंट करेगा। यानी इसका आउटपुट ये होगा। अगर कोई आउटपुट पूछता तो एग्जैक्ट आउटपुट क्या होगा इसका, ये होगा, पहले 10 फिर ये कॉमा नहीं होगा, 10 और 110 और फिर 110। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि इफ आउटपुट प्रोड्यूसेस 110, क्वेश्चन ही गलत है क्योंकि ये क्वेश्चन होना चाहिए। लेकिन मान लीजिए सिर्फ बी ही प्रिंट में था, ये लाइन अगर नहीं था तो फिर ये आपका सिर्फ 110 आएगा और इस केस में आपका ऑप्शन सी इज व्हाट द करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, state whether the statement is true or false. An exception may be raised even the program is syntactically correct. Obviously, exception होता ही वही है, exception तो होता ही वही है कि प्रोग्राम बिल्कुल सही काम कर रहा है, यानी प्रोग्राम करेक्ट है और प्रोग्राम रन कर रहा है और प्रोग्राम रन करने के दरमियान कोई प्रॉब्लम आ गया। जैसे मान लीजिए मैंने एक स्टेटमेंट लिखा C = A by B, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, सिंटैक्स में कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही है प्रोग्राम। लेकिन जब b की वैल्यू, जब आप रन कर रहे हैं प्रोग्राम और जब b की वैल्यू आप 0 दे देंगे तो उस समय क्या हो जाएगा, पंगा हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो यस, ऑब्वियसली दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, यानी ये क्या है, ट्रू है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट कीज इन रिलेशनल डेटाबेस? यानी कि कीज जो होते हैं वो कौन से होते हैं, प्राइमरी की, नॉट नल, फॉरेन की, इन सब के बारे में जो है वो देखते हैं। क्या करता है ये, कहता है एनी कैंडिडेट की इज एलिजिबल टू बिकम अ प्राइमरी की। बिल्कुल सही बात है, कोई भी बन सकता है प्राइमरी की। कैंडिडेट कीज में से ही क्या बनते हैं, प्राइमरी की बनते हैं। दूसरा, अ प्राइमरी की यूनिकली आइडेंटिफाइज द ट्यूपल इन अ रिलेशन। बिल्कुल, एक प्राइमरी की जो है वो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, बिल्कुल सही बात है, ये भी सही बात है। नेक्स्ट, अ कैंडिडेट की दैट इज नॉट प्राइमरी की इज अ फॉरेन की। यानी एक ऐसा कैंडिडेट की जो प्राइमरी की नहीं है, वो फॉरेन की नहीं होता है, वो ऑल्टरनेट की होता है। दैट इज व्हाट, ऑल्टरनेट की। तो दिस इज द फॉल्स थिंग। और आगे हम चेक ही नहीं करेंगे क्योंकि मल्टीपल क्वेश्चंस में हमें एक ही आंसर देना होता है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, फिल इन द ब्लैंक्स। इन केस ऑफ डैश स्विचिंग, तो स्विचिंग क्या होता है, स्विचिंग कितने तरह का होता है? स्विचिंग मतलब पहला स्विचिंग किस तरह का होता है, मैसेज स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग, ठीक है। दूसरा जो स्विचिंग होता है वो क्या होता है, पैकेट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग। और जो तीसरा स्विचिंग होता है वो क्या होता है, सर्किट स्विचिंग। ठीक है, तीन तरह के स्विचिंग्स है, सर्किट स्विचिंग। सो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ स्विचिंग टेक्निक्स। ये हो गया हमारा, ठीक है। कहता है अब क्या कि इन केस ऑफ डैश स्विचिंग बिफोर कम्युनिकेशन स्टार्ट्स अ डेडिकेटेड पाथ इज आइडेंटिफाइड। देखिए ये होता है डेडिकेटेड पाथ सर्किट स्विचिंग। पहले के जमाने में याद कीजिए टेलीफोन हुआ करता था, बेस फोन है ना, बेस फोन 1 और मान लीजिए बेस फोन 2। तो आप एक नंबर मिलाते थे और वो नंबर इससे क्या होता था, यहाँ पे आके रिंग होता था। ठीक है, मान लीजिए B2 का नंबर आपने मिलाया तो नंबर रिंग होता था, और जब जैसे ही यहां से किसी ने फोन उठा लिया, इन दोनों के बीच में एक डेडिकेटेड पाथ बन जाता था, डेडिकेटेड लाइन बन जाता था, और जब तक ये आपस में बातें कर रहे हैं वो लाइन एक्टिव रहती थी। इसीलिए इसका जवाब होगा कौन सा, स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस चेंजेस द पोजीशन ऑफ अ फाइल पॉइंटर एंड रिटर्न्स इट्स न्यू पोजीशन। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए आपको अगर फाइल के पोजीशन को चेंज करना है, फाइल के पोजीशन को, फाइल पॉइंटर क्या होता है पता है, व्हाट इज फाइल पॉइंटर? फाइल हैंडलिंग पढ़ा होगा, तो फाइल हैंडलिंग में फाइल हैंडल कहते हैं या फाइल पॉइंटर भी कहते हैं, दोनों कह सकते हैं, फाइल पॉइंटर या फाइल हैंडल। तो इसके पोजीशन को चेंज करने के लिए, नहीं कभी भी फाइल हैंडल के पोजीशन को चेंज करने के लिए हमारे पास जो होता है मेथड, वो होता है सीक मेथड। एक और मेथड होता है टेल, लेकिन वो हमें क्या करता है, हमें बताता है। ये क्या करता है, एस है ना यहाँ पे, देखिए एस मतलब सेट कर देना, यानी टी मतलब टेल करना, टेल तो ऑलरेडी टेल यानी कि बोलो, और यहाँ क्या है सीक, सीक मतलब सेट करो। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, सीक फंक्शन। क्या करता है ये, हमारे फाइल हैंडल की पोजीशन को अगर हमें आगे पीछे करना हो, मूव करना हो, किसी खास जगह पे सेट करना हो, तो उसके लिए ये होता है। नाउ नेक्स्ट 17th क्वेश्चन, ये देखिए असर्शन एंड रीजनिंग का क्वेश्चन है। ये दो क्वेश्चन 17 और 18 क्वेश्चन, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और इसी में आपको दिमाग लगाना है और समझदारी से जवाब देना है। ये दो क्वेश्चंस गलत होने की संभावना 90% स्टूडेंट से होता है, इसको गलत करके आते हैं क्योंकि समझ नहीं पाते हैं क्या करना है। देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है, असर्शन रीजनिंग का मतलब क्या होता है कि आपको A B C D 4 ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन चुनना है।
ए ऑप्शन कब चुनना है? जब असर्शन और रीजनिंग दोनों ट्रू है और साथ ही साथ रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। बी कब चुनना है? जब ए और आर तो ट्रू है लेकिन आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का। सी कब चुनना है कि ए जो है वो क्या ट्रू है और बी जो है और रीजनिंग जो है आर जो है वो क्या है वो फॉल्स है। और डी कब चुनना है? जब ए जो है वो फॉल्स है और आर जो है वो क्या है ट्रू है। अब वो छोड़िए, ऊपर वाला छोड़ दीजिए, क्वेश्चन पढ़ के पहले देखिए कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। लिस्ट इज एन इम्यूटेबल डेटा टाइप, यानी लिस्ट जो है वो इम्यूटेबल डेटा टाइप है, पहले ही फॉल्स हो गया क्योंकि लिस्ट जो होता है वो क्या होता है? म्यूटेबल होता है, उसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे। अब क्या हुआ? ए तो फॉल्स हो गया, ठीक है, तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू क्योंकि ये भाई फॉल्स हो गया तो दोनों कैसे? ए और आर तो ट्रू नहीं होंगे। बोथ ए आर एंड ट्रू, ये भी नहीं होगा, ठीक है। ए इज ट्रू, ये भी नहीं होगा, तो आगे अब चेक करने की जरूरत नहीं है। इस केस में हमारा क्या होगा? ए इज फॉल्स, तो ए फॉल्स है तो हाँ है। अब आर ट्रू हो गए क्योंकि ऊपर के तीनों को एक्सक्लूड कर दिया हमने कि ऊपर के तीनों होगा ही नहीं, क्योंकि तीनों में कह रहा है कि ए जो है वो ट्रू है, जबकि ये तो ट्रू है नहीं, शुरू में बदल गया फॉल्स है, तो डी इज द राइट आंसर, ठीक है। ठीक उसी तरीके से 18th क्वेश्चन, पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी कंसिस्ट ऑफ वेरियस मॉड्यूल्स, यानी पाइथन की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में बहुत सारे मॉड्यूल्स है। बिल्कुल सही बात है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में बहुत सारे मॉड्यूल्स मौजूद हैं। नाउ रीजनिंग क्या कहता है? अ फंक्शन इन अ मॉड्यूल इज यूज्ड टू सिंप्लीफाई द कोड एंड अवॉइड्स रेपिटेशन। ये भी सही है, यानी फंक्शन का काम क्या होता है? फंक्शन का काम होता है कि जो भी एक मॉड्यूल में है कि कोड जो है वो बार बार लिखने की जरूरत ना पड़े। तो भैया यहाँ पाइथन के स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के बारे में बात किया जा रहा है और यहाँ फंक्शन के बारे में बात किया जा रहा है। दोनों ट्रू तो हैं, ये भी ट्रू है ये भी ट्रू है, लेकिन ये रीजन जो है वो इसको सूट नहीं करता। यहाँ पे बात हो रही थी लाइब्रेरी की और यहाँ बात हो रही है फंक्शन की, कोई मतलब नहीं बनता है। तो क्या ऑप्शन होगा कि A एंड B आर ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन? ना 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 ना, A एंड R इज ट्रू, हाँ दोनों ट्रू तो है, लेकिन R जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सो क्वेश्चन नंबर 18 का जो जवाब होगा वो क्या होगा? B होगा। सो ये थे हमारे टोटल सेक्शन ए में मौजूद 18 क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको ये वीडियो ये एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी, और अगर समझ में आई है तो कमेंट लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स।